सीन में दिखाया जाता है कबीर एक बच्चों का फुटबॉल मैच देख रहे हैं और एक लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं जिसका नाम होता है रूही। और वो उन्हें बताती है कि आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैं फुटबॉल का मैच हार गई। वो उसे कहते हैं कि तुमने अगर अपना 100% दिया तो तुम्हें इस बात का अफसोस नहीं होना चाहिए। मैच जब तक ख़त्म नहीं हुआ तब तक तुम्हें पूरा परिश्रम करना चाहिए। तो लेकिन जैसे ही मैच ख़त्म हो गए जो भी उसका रिज़ल्ट हो उससे पहले अपने आप से ये पूछो कि तुमने अपना 100% दिया। अगर हाँ तो तुम जीत गए और हारने का इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब रूही पूछती है कि कबीर क्या तुम भी कभी किसी से हारे हो। तब कबीर जवाब देते हैं हाँ मैं एक लड़की से हारा हूँ जिसका नाम था नैना। और तब फिर से कहानी फ्लैशबैक पे जाती है 6 महीने पहले, जहाँ पर कबीर अपने ही एक मिशन पर आए होते हैं और मिशन में उन्हें एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है नैना। नैना रूही की मदर है और नैना कबीर से भी प्यार करती है। लेकिन वहाँ पर जो उनका मिशन है जिसके लिए कबीर वहाँ पर आए हैं वो है फ़िरोज़ कॉन्ट्रैक्टर। फ़िरोज़ कॉन्ट्रैक्टर रिजवान इलियासी का एक बहुत ही मेन आदमी है और वो उसके पीछे ही यहाँ तक आए हैं। फ़िरोज़ कॉन्ट्रैक्टर को भी नैना से बहुत प्यार होते हैं और वो रोज़ रात को उन्हें काफ़ी गिफ्ट्स देते हैं कि वो उनके घर आए और उनके साथ एक रात रहे। लेकिन नैना हर बार मना कर देती है और तब पूरा दिन कबीर फ़िरोज़ कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ही नज़र रख रहे होते हैं और कर्नल उनसे बात करते हैं कि तुम्हारी पूरी नज़र तो है। तभी वो कर्नल को बताते हैं कि हाँ मैंने फ़िरोज़ कॉन्ट्रैक्टर को हर चारों तरफ से घेरा हुआ है और मेरी नज़र उस पर हर समय रहती है। तभी फ़िरोज़ कॉन्ट्रैक्टर के पास एक आदमी आता है जो कि उनसे कुछ डील्स के बारे में बात कर रहा होता है और फ़िरोज़ कॉन्ट्रैक्टर से पूछता है कि यार रिजवान इलियासी अब ख़त्म हो गया। लेकिन फ़िरोज़ कॉन्ट्रैक्टर कहता है सब यही सोचते हैं लेकिन रिजवान इलियासी पहले भी था और आज भी है और ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। और तब वो उससे कहता है कि मेरे को इंडियंस के लिए पकड़ना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मेरे साथ 4 बेनामी अकाउंट वाले लोग हैं। और वो तब अब जो फ़िरोज़ कॉन्ट्रैक्टर के घर एक आदमी आया होता है उसी से पूछता है कि क्या तुम चेस खेलते हो। वो कहता है कि अगर सोचो कि तुम जिसके खिलाफ चेस खेल रहे हो उसके पास एक एक्स्ट्रा वज़ीर, हाथी, घोड़ा और प्यादा हो जो तुम्हें ना दिखते हो तो तुम कैसे जीतोगे। तुम उन्हें नहीं हरा सकते। वैसे ही इंडियन आर्मी में, उनकी गवर्नमेंट में और उनके कुछ इंटेलिजेंस लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ये 4 बेनामी अकाउंट उन्हीं चारों के हैं और जब तक ये हैं तब तक रिजवान इलियासी को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। और तब दिखाया जाता है नैना एक पार्क में योगा क्लासेस सिखा रही होती है और तभी कबीर उससे मिलने आते हैं। वो बहुत ही सैड मूड में होते हैं और नैना समझ जाती है कि शायद वो मूड है जब लोगों को सच बताना होता है। और तब कबीर उन्हें बताते हैं कि वो इंडियन आर्मी के एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं जो कि फ़िरोज़ कॉन्ट्रैक्टर की तलाश में यहाँ आए हैं और वो उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि उनके लिए एक सिविलियन एसेट है जिसके ऊपर रिजवान इलियासी की नज़र थी और आज रात उन्हें उसी से काम है। लेकिन नैना उन्हें कहती है कि मतलब अब तक जो प्यार तुमने किया वो सब धोखा था, वो कुछ भी नहीं था। तब कबीर उन्हें बताते हैं कि मैं जानता हूँ नैना तुम्हारे बारे में सब कुछ, कि तुम्हारी एक 6 साल की बेटी है रूही। तभी नैना हैरान हो जाती है क्योंकि नैना ने कभी नहीं बताया कि उनकी कोई बेटी भी थी। उस समय नैना कबीर को मना कर चली जाती है। तब कबीर उन्हें बहुत समझा रहे होते हैं लेकिन नैना मना कर देती है। वो कहती है एक आम आदमी की लाइफ भी किसी सोल्जर से कम नहीं होती है। हमें भी बहुत सारी मुश्किलों से रोज़ लड़ना पड़ता है लेकिन ये सोल्जर कभी नहीं समझ सकता। और ये वो मना कर चली जाती है। जब नैना घर जाती है तो वो अपनी बेटी से बात करती है और उसके मन में तकलीफ़ होती है कि काश वो मेरे साथ रह सकती। तभी वो कबीर के पास वापस आती है और कबीर को कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये मेरे डैड का देशभक्ति का खून बोल रहा है या एक लाचार माँ की मजबूरी। अभी वो कबीर को कहती है कि हाँ मैं इस मिशन को ज़रूर करूँगी। और कबीर उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैं एक सेकंड के लिए भी तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं, मेरी नज़र हमेशा तुम्हारे ऊपर होगी। लेकिन नैना उन्हें कहती है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करती हूँ कबीर, क्योंकि हर किसी सोल्जर की एक फैमिली होती है जिसके लिए वो घर ज़रूर लौटता है। लेकिन तुम तो शहीद होने आए हो और शहीदों पर तो जान का भरोसा नहीं किया जा सकता ना। कबीर उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर नैना रात को कॉन्ट्रैक्टर के घर चली जाती है और कबीर ने उन्हें एक पेन ड्राइव दी होती है। अगर वो फ़िरोज़ कॉन्ट्रैक्टर के कंप्यूटर पे लगा देंगी तो सारा डाटा उन्हें मिल जाएगा। और लगातार कबीर उसी के ऊपर नज़र रखते होते हैं। कबीर उन पर लगातार नज़र रख रहे होते हैं। तभी कबीर को कर्नल का फ़ोन आता है और कर्नल को वो सारी डिटेल्स बताते हैं कि मैं फ़िरोज़ कॉन्ट्रैक्टर इस समय इटली से जा रहा है। वो जहाँ पर आए हुए थे उस जगह का नाम था इटली। लेकिन वो कहते हैं मैंने अपनी एक सिविलियन एसेट नैना को वहाँ पर भेजा है जो हमारा आज का काम पूरा कर देगी। और कर्नल से वो बात करने के बाद फ़ोन काट देते हैं। तभी अदिति का फ़ोन आता है कबीर को और वो कहती हैं कि हमें कुछ शॉकिंग जानकारी आपको बतानी है। अदिति उन्हें बताती है कि जो फ़िरोज़ कॉन्ट्रैक्टर है इसने लगभग ज़्यादातर लड़कियों जिनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है वो 25 से 30 साल के बीच में होती हैं, मॉडल्स या एक्ट्रेसेस। लेकिन एक डिटेल अजीब है, इन्होंने एक सर्जन जो कि एक फेस सर्जरी की सर्जन है जो कि 40+ ईयर्स हैं उनके साथ भी ये रिलेशन में है और उनके साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर चुके हैं। तभी कबीर ये वीडियो देख रहे होते हैं जिसमें वो उन्हें कहती है तुम्हें इलियासी को जल्दी बदलना होगा, शक्ल के साथ साथ तुमने तो अपनी
हरकतें भी बदल दी। मतलब इलियासी पूरी तरह से बदल चुका है। और जैसे ही कबीर ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद अदिति एक और वीडियो भेजती है और उसमें दिखाया जाता है कि रिजवान इलियासी अपनी फेस सर्जरी करवा रहे हैं, यानी प्लास्टिक सर्जरी। और तब कबीर को समझ आ जाता है कि रिजवान इलियासी ही फ़िरोज़ कॉन्ट्रैक्टर है। और वहाँ नैना जब पेन ड्राइव लेने वापस लैपटॉप की तरफ आती है तो वो देखती है कि वहाँ फ़िरोज़ कॉन्ट्रैक्टर ने पेन ड्राइव को पकड़ लिया है। और वो कहते हैं कि गलती होगी डार्लिंग, ये कंप्यूटर फ़िरोज़ कॉन्ट्रैक्टर का नहीं है बल्कि रिजवान इलियासी का है। और तब कबीर सारे लैपटॉप्स बंद कर बहुत ही तेज़ उनकी तरफ और रास्ते में कुछ लोगों को मारकर उनकी तरफ जाते हैं। लेकिन इतनी देर में वो नैना को ऊपर से फेंक देती है और नैना मारी जाती है। और कबीर बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाते हैं। और नैना ने उनको एक पेंटिंग दी थी जाने से पहले कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो ये पेंटिंग से तुम्हें याद आएगा कि तुम्हारी सिविलियन एसेटिंग वहाँ पर एक 6 साल की बच्चे की माँ गई हुई है। और फिर काफ़ी हफ्तों तक कबीर किसी से कांटेक्ट नहीं करते। लेकिन तभी उन्हें अदिति का फ़ोन आता है और अदिति उन्हें कहती है कि आपने इतनी देर से कांटेक्ट क्यों नहीं किया। तभी कबीर उन्हें बताते हैं कि नैना फ़िरोज़ कॉन्ट्रैक्टर के घर पे है, ये बात मैंने सिर्फ कर्नल को बताई थी। तभी अदिति कहती है कि कर्नल, वो कहता है पता नहीं, लेकिन तुम्हें मेरा कुछ काम करना होगा। अदिति कहती है हाँ मैं ज़रूर करूँगी आपकी हेल्प। तभी वो कहता है कि जो कर्नल ने मेरे फ़ोन काटने के बाद जिन जिन से बात की है मुझे उन सब का रिकॉर्ड्स चाहिए। अदिति कहती है ठीक है मैं ये सब दे दूँगी। और सबसे कबीर उन्हें साथ साथ ये भी हिंट देता है कि जो उसके साथ मिले हुए लोग होंगे उनको बहुत सारे पैसे भी मिले होंगे। तभी वो अदिति कहती है कि बैंक अकाउंट्स वगैरह। तभी वो कहता है कि रिश्वत क्रेडिट कार्ड से नहीं दी जाती, तुम्हें कुछ और देखना हो क्या, कि क्या किसी के बेटे को बहुत बड़ी स्कॉलरशिप मिल गई, ऐसा ही कुछ। पहले वो जिसका रिकॉर्ड बताती है उसका नाम होता है CK नायडू और ये होता है शुरुआत का सीन, जिसमें वो बताती है आपके फ़ोन काटने के 2 मिनट के बाद कर्नल ने इन्हें फ़ोन किया था। और तभी अदिति पता लगा लेती है कि जो कि CK नायडू हैं उसके फैमिली के बेनामी नामों से काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं और NRI दोस्तों से कैश गिफ्ट से लगातार मिलते रहते हैं। और अदिति उसे ये भी कहती है कि पता नहीं कि अब तक ये हमारी नज़र में क्यों नहीं आया। तब कबीर उसे कहता है कि अब वो मेरी नज़र में, और यही होता है शुरुआत का सीन। तब वो उसके कंधे पर गोली मारता है और उससे पूछता है हाथी, घोड़ा, वज़ीर और प्यादा। वो कहता है अपने से अगले 3 मोहरों को बताओ। वो कहता है CK नायडू तब जवाब देता है कि 3 नहीं 2 ही हैं, मैं सिर्फ एक को जानता हूँ जिसे मैं रिपोर्ट करता हूँ। और वो उसका नाम बताता है लेफ्टिनेंट कर्नल जिमी श्रॉफ। और तब कबीर उससे पूछता है कि नैना के बारे में तुमने इलियासी को बताया। और CK नायडू कहता है कबीर 2 मिनट रुको, मुझे समझाने का मौका दो। तब कबीर कहता है ज़रूर दूंगा और फिर उसके सिर पर गोली चला देता है। और ये था शुरुआत का सीन। और फिर हमें दिखाया जाता है जब कबीर ने एयरप्लेन पर जंप मारी थी और लेफ्टिनेंट कर्नल जिमी श्रॉफ को पकड़ा था तब उससे क्या पूछा। तब वो जिमी श्रॉफ से पूछता है कि अगले मोहरे को बता, यानी 2 लोगों। वो कहता है 2 नहीं सिर्फ एक है और उसका नाम होता है डॉक्टर उत्पल बिस्वास। और वो कहता है कि ड्राइव के बारे में तुम्हें क्या जानकारी है। वो कहता है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ डॉक्टर उत्पल विश्वास को रिपोर्ट करता हूँ। तब वो उसे नीचे गिर देते हैं। खालिद डॉक्टर उत्पल विश्वास से अगर बात करता है कि आपकी जान को खतरा है और आपको हम अपनी पूरी तरह से सिक्योरिटी में रखें और कहीं भी अकेले नहीं जाने देंगे। तब वो अपने कमरे में जाते हैं और वहाँ पर उनके लिए ब्रेकफास्ट आता है। ब्रेकफास्ट में जो लाए होते हैं उनमें से वेटर उन्हें एक फ़ोन निकाल कर देती है और वो फ़ोन सुनते हैं। और दूसरी तरफ से रिजवान इलियासी बात कर रहा होता है। वो कहता है कि ड्राइव मेरे तक सेफली पहुँचनी चाहिए। तब खालिद डॉक्टर उत्पल विश्वास को लेकर निकल जाता है। तभी बीच में एक मिसाइल फटती है और एक हेलीकॉप्टर आता है जो कि डॉक्टर उत्पल विश्वास को निकाल लेता है और अपने साथ लेके जाने ही वाला होता है कि वो हेलीकॉप्टर भी फट जाता है और जो कार्स होती हैं थोड़ी सी वो भी फट जाती हैं। खालिद अब उल्टी कार में पड़ा हुआ, डॉक्टर उत्पल विश्वास घायल हुए पड़े हैं। तब वहाँ पर कबीर आता है और डॉक्टर उत्पल विश्वास को पकड़ लेता है और वो ड्राइव उनकी जेब से निकाल लेता है और उनसे पूछता है कि अगला मोहरा कौन है। वो कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, उसके बारे में सिर्फ रिजवान इलियासी को ही पता है। तभी खालिद को भी होश आ जाता है और वो बंदूक उठा के चलाने वाला होता है कि वो डॉक्टर उत्पल विश्वास को आगे कर देते हैं और मोटरसाइकिल लेके भाग जाते हैं। फिर खालिद भी उस कार से बाहर निकलता है और कबीर का पीछा करना शुरू कर देता है। और ये एक्शन सीन तो दोस्तों आपको ज़रूर देखना चाहिए, मोटरसाइकिल्स का बहुत ही मस्त एक्शन सीन होता है। तब लगातार खालिद कबीर का पीछा कर रहा होता है और बीच में ये दोनों आमने सामने होते हैं और जैसे ही टकराने वाले होते हैं तभी इनकी बाइक टर्न अराउंड हो जाती है, यानी एक दूसरे का हाथ पकड़ गई। ये सीन तो आपको दोस्तों ज़रूर देखना चाहिए। और तब कबीर खालिद से थोड़ा सा आगे हो जाते हैं और जैसे ही खालिद तेज़ आ रहे होते हैं अब रास्ते में टकरा के नीचे गिर जाते हैं। और तब खालिद उन्हें दिखाते हैं एक पतली पाइप जो उन्होंने रास्ते के बीच में लगा दी थी और मोटरसाइकिल से भाग जाते हैं। तब खालिद भागकर उन्हें चेज़ कर लेते हैं और शॉर्टकट्स की मदद से उन्हें देख लेते हैं और उनके हाथ से ड्राइव गिर जाती है, लेकिन कबीर उस ड्राइव को पकड़ लेते हैं और आगे की तरफ। और अब दोनों पुल पर भाग ही रहे होते हैं
कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और कबीर एक रस्सी के सहारे से पानी के अंदर कूद जाते हैं और खालिद को वहाँ से जाना पड़ता है। जब खालिद वापस इंडिया आते हैं तो कर्नल उन पर शक करने लग जाते हैं कि तुम हमारी साइड हो या उनकी तरफ, और उन्हें बहुत सुनाते हैं और ये भी कहते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर मुझसे पूछ रही थी कि खालिद हमारी तरफ से खेल रहा है या उनकी तरफ से, और उसे सस्पेंड कर देते हैं। तब खालिद, जो कि अब इस केस का नया इंचार्ज है, सैनी, उससे कांटेक्ट करते हैं। वो कहते हैं मुझे कोई भी मदद चाहिए हो तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, और वो कहते हैं हाँ। खालिद सैनी से पूछते हैं कि कबीर ने जब सीके नायडू को मारा था उससे पहले वो किस केस में गए थे, और वो उसकी सारी डिटेल्स निकालते हैं फिरोज़ कॉन्ट्रैक्टर और नैना के बारे में, और न्यूज़पेपर में सारे आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं। और तब उन्हें समझ आता है कि क्या हुआ, तब कबीर को दिखाया जाता है जो कि रूही को एक साइकिल गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि ये सेंटा क्लॉज यहाँ पर रख कर गया, लेकिन रूही समझ जाती है कि सेंटा क्लॉज कोई नहीं है और ये साइकिल इसी ने रखी। भी पीछे से आवाज़ आती है, वेरी नाइस साइकिल रूही, और तब पीछे से खालिद चल कर आ रहे होते हैं और वो कबीर से आकर भी पूछते हैं, लेकिन रूही उनसे बात नहीं कर रही होती। तभी कबीर कहते हैं कि रूही अनजानों से बात नहीं करती। खालिद कहते हैं कि मैं अनजान नहीं हूँ, मैं तो कबीर का ही दोस्त हूँ। और फिर कबीर उठकर कहते हैं कि ये खालिद है रूही, ये कभी मेरा स्टूडेंट होता था और इसे लगता है कि आज ये अपने टीचर से आगे निकल गया। तब रूही चली और तब कबीर अपनी बंदूक निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन खालिद उन्हें कहते हैं बिना सोचे समझे निकाल दे तो ज़्यादा सही होता, स्कूल, बच्चे, और अब ये सब सोच के आप बंदूक नहीं। तभी वो एक खाली अड्डे पे जहाँ पर इस समय कबीर रहते हैं वहाँ पर आते हैं और वो कबीर उन्हें सब कुछ बताते हैं कि क्या है, हाथी, घोड़ा, वज़ीर, प्यादा। तब वो कहते हैं 3 जनों को मैं मार चुका हूँ और अब एक मोहरे को ढूंढना है, और वो ड्राइव में क्या कोड्स हैं उसको पता लगाने के लिए मैंने एक एक्सपर्ट को वो ड्राइव दी है। खालिद कबीर को एकदम धक्का दे देते हैं और तभी दिखाया जाता है कि कुछ सोल्जर्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिए हैं। तभी कबीर खालिद से पूछते हैं कि सीट किसके नाम पर बुक की थी। खालिद कहते हैं कि मेरे नाम पर। वो कहते हैं नहीं, हम सबके नाम फ्लैग्ड हुए हुए हैं। और तब कबीर कहते हैं कि कवर मी, और फिर से हमें इन दोनों का बहुत ही तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है और ये मिलकर सोल्जर्स को मार देते हैं। और तभी ये दोबारा से इंडिया में आ जाते हैं जहाँ पर जो इनकी एक कबीर की सोल्जर थी अदिति, उसकी शादी हो रही होती है। अदिति इन दोनों को वहाँ पर देखकर बहुत हैरान हो जाती हैं, लेकिन जैसे कबीर आते हैं तो आकर रूही की ड्रेस अच्छी होने की तारीफ़ करने लग जाते हैं। तब रूही उन्हें एक कमरे में ले जाती है और वहाँ पर उस ड्राइव के बारे में बता देती है कि इस ड्राइव में जो ब्रह्मा सैटेलाइट है उसके कोड्स हैं, और ये कोड्स जहाँ भी डाल दिए जाएंगे तभी कोई भी मिसाइल जाके ब्रह्मा सैटेलाइट से टकराएगी। और ब्रह्मा सैटेलाइट इस मूवी में अदिति खालिद को ब्रह्मा सैटेलाइट के बारे में बताती है कि ये ब्रह्मा सैटेलाइट हमारे LOC से लेकर कुछ ऐसे बॉर्डर्स पे जहाँ पर टावर्स और कम्युनिकेशंस पॉसिबल नहीं है वहाँ पे सारी चीज़ों को देखती हैं। अगर ये सैटेलाइट फट गई तो वहाँ के सारे सोल्जर्स हेल्पलेस हो जाएंगे और LOC कारगिल से भी बड़ा युद्ध होने का संकेत हो सकता है। LOC कारगिल से भी बड़ा युद्ध हो सकता है क्योंकि वहाँ के जो सोल्जर्स हैं वो तो मारे ही जाएंगे और दुश्मन इंडिया में आकर इंडिया का पूरी तरह से नक्शा भी घुमा सकता है। तब अदिति वो ड्राइव कबीर को दे देती है और कबीर खालिद को दे देते हैं कि इसे बहुत ही सेफ़ रखना। और तब कबीर और खालिद एक शिप पर होते हैं, बड़ी नहीं, एक छोटी शिप पर, जहाँ पर वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि हमें प्यादे का पता लग गया जो कि कर्नल होते हैं। और कबीर एक विस्की की बोतल खोलते हैं और खालिद उन्हें गिलास पकड़ाते हैं और अपना गिलास भी, और दोनों पीने लग जाते हैं। दोनों एक गिलास शराब की पीते हैं। खालिद दूसरा गिलास पीने से मना कर देता है। तभी कबीर कहते हैं कि ये गिलास तो दुश्मन के साथ पिया जाता है। तब वो खालिद का दूसरा गिलास बनाते हैं और खालिद उस गिलास में से शराब को गिरा देता है। तो तभी कबीर के मुंह से खून आने लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और खालिद उस ड्राइव को बाहर निकाल के कहता है कि सर, इतना भी भरोसा किसी पर नहीं करना चाहिए क्योंकि भरोसा एक बार ज़रूर टूटता है। तब फिर से स्टोरी फ्लैशबैक पे जा रही होती है जब खालिद सौरभ के पीछे पड़े होते हैं और खालिद सौरभ को चेस कर लेते हैं और सौरभ को बुरी तरह से मारने लग जाते हैं। वो लगभग उन्हें मारने ही वाले होते हैं कि पीछे से इलियासी आ जाता है और खालिद पे 4-5 गोलियां चला देते हैं और खालिद की एट द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। और तब वो सौरभ को कहते हैं कि अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मैं बच नहीं पाता। और वो अपने साथ उसी प्लास्टिक सर्जन के पास सौरभ को ले जाते हैं जिन्होंने उनकी फेस सर्जरी की थी। और वो कहते हैं कि मुझे, मेरे लिए जल्दी नहीं है लेकिन मुझे उसका चेहरा इस पर चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि खालिद का चेहरा सौरभ के ऊपर लगा दिया जाता है और उसे वापस एजेंसी में भेज दिया जाता है। और सौरभ जब यहाँ से आने वाला होता है तो अपने लेफ्ट कंधे पे गोली खाता है जहाँ पर खालिद ने भी खाई थी ताकि कोई शंका ना पैदा हो, और उसी को तट पर लेटा दिया जाता है। और एजेंसी को ओरिजिनल खालिद नहीं बल्कि टेररिस्ट सौरभ ही मिलता है। उसके बाद खालिद कबीर को कहते हैं कि वो क्या है सर, देश को बचाने के 70,000 मिलते हैं और देश को बेचने के 7 करोड़। और तब वो कबीर को अपनी झोली में उठा लेता है और कहता है अब हमारे हवाले वतन साथियों, और कबीर को नीचे फेंक देते हैं और शिप आगे जाने लग जाती है। अगले दिन वो आर्टिक सर्कल के पास पहुंच जाते हैं जहां से उस मिसाइल को लॉन्च करना है जो कि ब्रह्मा सैटेलाइट को पूरी तरह से उड़ा देगी। और वो उस कोड से उस ब्रह्मा सैटेलाइट को लॉन्च भी कर देते हैं। और फिरोज़ कॉन्ट्रैक्टर, या हम कह सकते हैं रिजवान इलियासी, कहते हैं सैटेलाइट को तुम चलाओ सौरभ,
क्योंकि तुमने मेरा बहुत साथ दिया। और सौरभ उस सैटेलाइट को चला देते हैं और वो रिलीज़ भी हो जाती है। इतनी देर में ऊपर से एक आदमी नीचे आ रहा होता है और ये होते हैं कबीर। और कबीर आर्टिक सर्कल में जो एक शिप खड़ी होती है जिसके अंदर इनका मेन क्वार्टर होता है, जो कि ब्रह्मा सैटेलाइट को उड़ाएगा, उसके अंदर चले जाते हैं और सोल्जर्स को मारना शुरू कर देते हैं और खालिद के सामने भी आ जाते हैं और फिरोज़ कॉन्ट्रैक्टर या रिजवान इलियासी के ऊपर बंदूक तान देते हैं और सौरभ के ऊपर भी। और कबीर आकर कहते हैं कि मैंने तुझ पर बहुत ही गलत विश्वास किया था सौरभ। लेकिन सौरभ ये सुनकर हैरान नहीं होता क्योंकि उसने तो खुद अपने बारे में बता दिया था। फिर वो उसे बताता है कि मुझे तो तुझ पर पहले से ही शक हो गया था, क्योंकि जब खालिद ने यानी सौरभ ने कबीर को धक्का दिया था उन सोल्जर से बचाने के लिए, तो कबीर को समझ नहीं आई थी, क्योंकि खालिद की एक ही कमज़ोरी थी, वो था उसका राइट ब्लाइंड स्पॉट, जिसके कारण वो राइट की जगह देख नहीं पाता था। लेकिन उस दिन उसने कबीर को कैसे बचा लिया ये तो विश्वास नहीं हुआ। ये तो या तो अम्मी की दुआ असर कर गई या फिर बात कुछ हो रहा है। इससे वो पता लगा देता है कि ये सौरभ है। और फिर वो बताता है कि मैंने अदिति को भी चेक करने को कहा था। तब अदिति बताती है कि खालिद सस्पेंड होने के बाद भी रात को ऑफिस में आया था। उसने ऑफिस में से एक जहर को उठाया जो कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है। तब उसने अदिति की मदद से उसका एक एंटीडोट बनवा लिया और वो ड्राइव के अंदर एक ट्रैकर भी डाल दिया जिससे उसे यहाँ पर आने की मदद मिलती है और वो ड्राइव सौरभ को दी थी और सौरभ वो ड्राइव लेकर यहाँ पर आ गया। और तब सौरभ कहता है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, वो मिसाइल की सैटेलाइट्स टूट चुकी हैं। तब कबीर जवाब देता है रियली। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके कोड्स यहीं के सेट किए होते हैं जो कि घूम कर दोबारा से सैटेलाइट वापस आने लग जाती है और उसके बीच में कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो लॉक हुई होती है। और तब रिजवान इलियासी सौरभ को कहते हैं कि अपनी बंदूक नीचे करो। और फिर साला कुछ तो खास है इस शक्ल में, क्योंकि जो भी देखता है वफादारी की उम्मीद करता है और वो रिजवान इलियासी को ही मार देता है और उस बिल्डिंग को छोड़ कर भाग जाता है कार लेकर। इतनी देर में दिखाया जाता है कि कबीर भी पीछे से कार लेकर आ जाता है और उसे पीछे से हिट करता है। लेकिन सौरभ गाड़ी को तेज़ भगा के उससे आगे निकल जाता है और कबीर दूसरे रास्ते निकल जाता है। और तब ये एक चर्च के पास पहुंचते हैं जहां कबीर की कार खाली सौरभ की कार को टक्कर मार देती है और फिर सौरभ वहां से बाहर निकलता है और फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। पहले तो सौरभ इसके ऊपर पूरी तरह से हावी होता है, लेकिन फिर कबीर भी अपनी असली पावर में आता है और इन्हें मारना शुरू कर देता है। एक बहुत ही बढ़िया फाइट के बाद ये एक्शन सीन तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, बहुत ही बढ़िया एक्शन सीन है। लास्ट में कबीर जीतने ही वाला होता है और वो उसके ऊपर सौरभ के ऊपर गिरती है और वो पूरी तरह से घायल हो जाता है और अब कुछ कर नहीं पा रहा होता। और जब कबीर जा रहा होता है तब वो सौरभ की तरफ देखता है जो कि इस समय खालिद का फेस लगाया हुआ है, यानी प्लास्टिक सर्जरी की मदद से, और खालिद की कुछ पुरानी यादों को याद करता है और वहाँ से निकल जाता है और दिखाया जाता है कि पीछे चर्च की छत गिर गई और सौरभ मारा गया। और तब कर्नल कबीर से आकर मिलते हैं और उसे कहते हैं कि ने जो किया वो सही किया। और तब कबीर उन्हें कहते हैं कि सारे मिशन का श्रेय खालिद को देना, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद मैं नहीं होता। उसने मुझे बचाकर इस मिशन को सक्सेसफुल होने में बहुत ही बड़ी मदद की। और तब दिखाया जाता है कि जो खालिद की मदर होती है उन्हें ऑनर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अभी उन्हें एक फ़ोन आता है जो कि कर्नल का फ़ोन होता है और वो उन्हें कहती है कि अब तुम इंडिया वापस आओ और अपने टीम को ज्वाइन करो। लेकिन कबीर कहते हैं कि शायद मैं टीम में रहकर वो सब कुछ नहीं कर पाऊंगा जो मैं यहाँ रहकर कर पाऊंगा। तो कर्नल कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारा एक पुराना दोस्त तुमसे मिलने आ रहा है। तभी कबीर उसका नाम खुद ही बता देते हैं कि फरीद हकनानी, सीरिया में ही। वो कहते हैं अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो उसे जाके मार दो। कहते हैं ज़रूर, अगला टारगेट फरीद हकनानी। और तब रूही उन्हें पीछे से आवाज़ मारती है और ये दोनों सर्फिंग करने निकल जाते हैं। और फिर हमें वो इमेज दिखाई जाती है जो नैना ने कबीर को दी थी, जिसमें नैना और रूही सर्फिंग करना चाहती थी और अब कबीर और नैना सर्फिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। वॉर एक बहुत ही बढ़िया एक्शन सस्पेंस थ्रिलिंग मूवी है। वॉर मूवी के डायरेक्टर थे सिद्धार्थ आनंद और वहीं इसके प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा। ये मूवी के राइटर थे अब्बास टायरवाला। ये मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी यशराज फिल्म्स और प्रोडक्शन कंपनी भी। इसे रिलीज़ किया गया था 2 अक्टूबर 2019 में और वहीं इसका टोटल रनिंग टाइम था 153 मिनट। इसका बजट था 170 करोड़ और वहीं इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई थी 475 करोड़, यानी बहुत ही कामयाब मूवी। इसे IMDb पे रेटिंग मिली है 6.5 और रोटन टोमेटोस पे रेटिंग मिली है 69%। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।